नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुकाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाजुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान करेगा। भुगतान के लिए हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उसके ज़रिए ये काम कर सकते हैं। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं। सुनिए सच का सबसे पहले खास खबरों पर एक नज़र। विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई या एनकाउंटर से बचने के लिए किया सरेंडर? लखनऊ से फरीदाबाद फिर उज्जैन कैसे पहुंचा गैंगस्टर विकास? नरोत्तम मिश्रा की भूमिका पर उठे सवाल। प्रियंका बोली सीबीआई जांच करे। गिरफ्तारी के बाद विकास दुबे का क्या होगा? क्या खुलेंगे बड़े राज? सूरमा भोपाली के नाम से मशहूर हास्य अभिनेता जगदीप का निधन। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर और कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या का मास्टरमाइंड विकास दुबे आखिरकार पकड़ा गया। उसे मध्य प्रदेश के उज्जैन में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद से ये सवाल उठने लगे हैं कि ये गिरफ्तारी थी या विकास ने सरेंडर किया था। बताया जा रहा है कि विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर मध्य प्रदेश पुलिस को सौंपा, लेकिन इस कहानी पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने शातिर अपराधी को सुरक्षा कर्मी ने इतनी आसानी से पकड़ लिया, वो भी निहत्थे। पुलिस की कहानी में झोल ही झोल है। दरअसल विकास दुबे की गिरफ्तारी जिस नाटकीय ढंग से हुई, उसने अनेक सवाल खड़े कर दिए हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा के लिए तैनात कर्मचारी द्वारा विकास को देखने की सूचनाएं आई। इसके बाद उसने तत्काल आला अफसरों को अलर्ट किया और पुलिस ने विकास को आसानी से हिरासत में ले लिया। कोरोना काल की वजह से बाहरी लोगों को दर्शन के लिए ऑनलाइन पर्ची लेनी होती है। विकास के पास 250 रुपये की जो पर्ची निकली है वो फर्जी थी और किसी और के नाम पर थी। शुरुआती सूचनाओं के अनुसार दर्शन करने जाते वक्त संदेह होने पर सुरक्षा कर्मी ने उसका मास्क हटकाया और तब पता चला कि वो विकास दुबे है। इसके बाद सुरक्षा कर्मी ने मौके पर मौजूद सहयोगियों को बुलाया और पुलिस के आला अफसरों को सूचना दी और विकास को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये कहानी भी किसी के गले नहीं उतर रही है। एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें आगे दुबे जा रहा है और पीछे पीछे गार्ड और पुलिसकर्मी। ऐसा लग रहा है कि विकास दुबे सबको रास्ता दिखा रहा हो। वहीं एक जानकारी सूत्रों के हवाले से ये आ रही है कि उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी मनोज सिंह बुधवार की रात महाकाल मंदिर पहुंचे थे। दोनों महाकाल मंदिर में पूजा के लिए नहीं गए थे। सूत्र बता रहे हैं कि ज़िले के दोनों बड़े अधिकारियों ने वहां बंद कमरे में बात की। ऐसे में सवाल है कि क्या इसका कोई कनेक्शन विकास की गिरफ्तारी से है? बहुत सारे सवाल हैं। गिरफ्तारी हुई है या सरेंडर हुआ है, आत्मसमर्पण किया है विकास दुबे ने? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारा कुछ प्रायोजित ड्रामा था? विकास दुबे को उत्तर प्रदेश से निकालकर दूसरे प्रदेश में ले जाकर सरेंडर करवाना था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे ढूंढ रही है और जिस तरह से वो बदहवासी के साथ ढूंढ रही, उसमें यह भी हो सकता था कि उसका एनकाउंटर हो जाता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी एनकाउंटर कल्चर चल रहा है। जब से योगी सरकार आई है तो अपराधियों को या अपराधियों के नाम पर किसी को भी एनकाउंटर कर देना, ये एक आम प्रवृत्ति वहाँ देखी जा रही है। तो हो सकता है कि विकास दुबे को इसीलिए कानपुर से भगाया गया, कानपुर से फरीदाबाद से उज्जैन लाया गया या वो चला आया। जो भी हुआ है, ये एक रहस्यमय पर्दा इसके ऊपर पड़ा हुआ है। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ एक प्रायोजित अगर हुआ है तो इसमें किसका किसका हाथ है। जो विकास दुबे है वो 3 राज्यों को पार करके उज्जैन पहुंचा था, यानी तीनों राज्य भाजपा शासित राज्य हैं, उन राज्यों से होता हुआ पहुंचा था। तो क्या बीजेपी के नेता, बीजेपी की सरकारें उसका बचाव कर रही थी, उसको सुरक्षा प्रदान कर रही थी, उसको किसी दूसरे प्रदेश में ले जाकर सरेंडर करने का एक पूरा ड्रामा रच रही थी? ये तमाम सवाल हैं जो विकास दुबे की जो गिरफ्तारी हुई है या सरेंडर हुआ है उससे जुड़े हुए हैं। इसके
पता नहीं इसके ये पेंच कब खुलेंगे, नहीं खुलेंगे गुत्थियाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि एक रहस्य का पर्दा बना है, एक शक का सवाल इसके साथ इस पूरे कांड पर घूम रहे हैं। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। ये भी विकास दुबे की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई खबर है। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर खुद को शाबाशी दे रही यूपी पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर ये शातिर अपराधी वारदात के बाद 2 दिन तक कैसे कानपुर में ही रहा, फिर चंबल के रास्ते फरीदाबाद होते हुए उज्जैन कैसे निकल गया। फरीदाबाद में विकास के छिपे रहने की खबर में क्या सच्चाई है। फरीदाबाद में विकास को शरण देने के अपराध में जिसे पकड़ा गया क्या और फिर मुठभेड़ में मार दिया गया, उसकी क्या सच्चाई है। इन अहम सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। सवाल ये भी है कि बुधवार को हरियाणा के फरीदाबाद में नज़र आया विकास गुरुवार को आखिर उज्जैन कैसे पहुंच गया। फरीदाबाद से उज्जैन तक का सड़क मार्ग से रास्ता करीब 12 घंटे का है और करीब 900 किलोमीटर है। 3 बीजेपी शासित राज्यों की सीमाओं को उसने पार कैसे किया। सरगर्मी से तलाश में जुटे पुलिस दलों को उसने आखिर चकमा कैसे दिया। इस संबंध में लखनऊ के 2 वकीलों का नाम भी आ रहा है। इनमें से एक वकील की कार उज्जैन में मिली है। माना जा रहा है कि इन 2 वकीलों की मदद से ही वो पहले फरीदाबाद और फिर उज्जैन भागने में कामयाब हुआ। तो ये एक बड़ा सवाल है कि कैसे उत्तर प्रदेश में कानपुर में 5 दिन बाद ये सरेंडर या गिरफ्तारी हुई है। उसमें से 2 दिन विकास दुबे कानपुर में ही था, पुलिस को पता नहीं चला। वहाँ से वो फरीदाबाद पहुँच गया, पुलिस को नहीं पता चला पूरा उत्तर प्रदेश पार करते हुए। इसके बाद फरीदाबाद में रहते हुए वो पता चल गया था पुलिस को, छापेमारी, लेकिन तब तक वो भाग चुका था या भगा दिया गया था। इसके बाद वो भागकर उज्जैन पहुंच गया। तो ये इतने उलझे हुए तार हैं इस विकास दुबे के फरारी के और फिर गिरफ्तारी तक या सरेंडर तक, जो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर उत्तर प्रदेश से वो इतनी आसानी से निकल गया, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सरकार ने दावा किया था, 25 पुलिस के दल बनाए गए थे, पूरे प्रदेश में घूम रहे थे वो, जगह जगह पोस्टर लगाए गए थे विकास दुबे के, 5 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। इस सब के बावजूद क्या इस पूरी पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को झांसा देकर विकास दुबे कैसे फरीदाबाद पहुंच गया और फिर फरीदाबाद से वो कैसे उज्जैन पहुंच गया, ये बहुत उलझे हुए सवाल हैं और बहुत संदेह पैदा करते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भी, उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी और उन सरकारों पर भी जो जहां पर विकास दुबे गया था, यानी हरियाणा में और फिर मध्य प्रदेश में। इसलिए ये सवाल बड़ी तत्परता से और बड़ी तीखेपन के साथ उभर कर सामने आ रहे हैं। इन सवालों के जवाब सरकारों को देने पड़ेंगे, पुलिस को भी बताना पड़ेगा। केवल अपनी पीठ ठोकने से कुछ नहीं होगा। मध्य प्रदेश की सरकार अपनी पीठ ठोक रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार जिसने इस गिरफ्तारी या सरेंडर करवाने में कोई रोल अदा नहीं किया, वो भी अपनी पुलिस पीठ ठोक रही है। तो आखिरकार किस उपलब्धि के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी खुश है? क्या ये उसकी असफलता को नहीं दिखा रहा है कि इस तरह से एक अपराधी उसकी चंगुल से निकल गया और जिसे वो पकड़ सकती थी उसे किसी दूसरे राज्य की पुलिस ने पकड़ा। अब अगर ये पूरा डिज़ाइन है, एक पूरे सोचे समझे ढंग से किया गया है, तो बात दूसरी है, फिर तो एक दूसरे की पीठ थपथपाई ही जा सकती है। अगली खबर लेते हैं। विकास दुबे के पकड़े जाने के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री सवालों के घेरे में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि नरोत्तम मिश्र पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से कानपुर के प्रभारी थे और वही टीवी पर सबसे पहले बयान देने आए। कांग्रेस ने कहा कि दाल में कुछ काला की बात छोड़िए, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी कहा है कि विकास दुबे ने उस राज्य में आत्मसमर्पण किया है जहाँ नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं। ये संयोग है, प्रयोग है या फिर सत्ता का दुरुपयोग है। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि दुबे केवल बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों गया, चाहे हरियाणा हो या मध्य प्रदेश। वहीं प्रियंका गांधी ने अलर्ट के बावजूद
आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है बल्कि मिली भगत की ओर इशारा भी करता है। 3 महीने पुराने पत्र पर नो एक्शन और कुख्यात अपराधियों की सूची में विकास का नाम न होना ये बताता है कि मामले के तार बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी सरकार को मामले की सीबीआई जांच करवाकर सभी तथ्यों और प्रोटेक्शन के मुताल्लिकातों को जगजाहिर करना चाहिए। तो नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं और सबसे पहले वही टीवी पर आकर बयान देने की हमारी पुलिस ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है, विकास दुबे को पकड़ लिया है। लेकिन अब ये सवाल उनसे जुड़ते जा रहे हैं कि वो जब कानपुर में प्रभारी थे चुनाव के, तब तो जाहिर है कि उस इलाके के जो भी इस तरह के नेता थे उनसे उनका मिलना जुलना रहा होगा। और एक ब्राह्मण लॉबी का भी खेल इसमें आप देख सकते हैं कि ब्राह्मणों के आपस में संबंध, उनकी रक्षा सुरक्षा, उनके बचने के इंतज़ामात वगैरह ये सब मिलजुल कर हो रहे थे। तो ये एक भी इसका एक पक्ष है। हम नहीं कहते कि ये जातिवाद का ही पूरा प्रोटेक्शन रहा होगा, लेकिन वो भी भूमिका अदा करता है। तो ये भी हो सकता है। और चुनाव में ऐसे गुंडों अपराधियों की मदद तमाम पार्टियां लेती हैं। हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा ने भी इसकी मदद ली हो। तो ये मामले अब धीरे धीरे हो सकता है जितना इनको खोदा जाएगा वो सामने आएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि शक के घेरे में तीनों राज्य सरकारें आ गई हैं। और फिर वो जो सीईओ का लेटर जिसके बारे में पुलिस का कहना था कि उनकी फ़ाइल से गायब हो गया, उनकी फ़ाइल में नहीं है, अब उसको बारे में ये रिपोर्ट आ गई है कि वो लेटर सही था। तो जिसका जो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की पुलिस को कटघरे में खड़ा करता है, उत्तर प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। तो इतने सारे अब संदेह के आधार हो गए हैं जिनसे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस दोनों विकास दुबे के इस्तेमाल, विकास दुबे की रक्षा में तैनात थे। और जब इतना बड़ा कांड कर दिया उसने इस कॉन्फिडेंस में कि सब हम मेरे साथ हैं, तब ये उन पर एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है उत्तर प्रदेश में रहने वालों के लिए। उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से सरकार चल रही है, एक किस्म का जंगल राज वहाँ चल रहा है, जहाँ अपने अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। जिन अपराधियों का इस्तेमाल अपने चुनावी रणनीति में, राजनीति में किया जा सकता है, उन्हें निश्चित रूप से संरक्षण दिया जा रहा होगा। विकास दुबे पार्टी ज्वाइन करने वाले भी थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर अभी धीरे धीरे पर्दे हो सकता है खुले, हो सकता है हमें कभी कुछ पता ही न चले। और इसी तरह से इसकी पर्देदारी के साथ ही ये धीरे धीरे हमारी विस्मृति में चला जाए। अगली खबर लेने के पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि कृपया अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराते हुए चलिएगा। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती है। आगे बढ़ते हैं। विकास दुबे के पकड़े जाने के बाद सवाल खड़ा हो गया है कि अब क्या नए राज खुलेंगे, क्या बड़े धमाके हो सकते हैं, क्या बड़ी मछलियों और मगरमच्छों को भी पकड़ा जाएगा, क्या उस बड़ी और ताकतवर लॉबी के शिकंजे को भी चकनाचूर किया जाएगा जो इस तरीके के अपराधियों को पालती हैं। पुलिस विकास दुबे और उसके सहयोगियों के बीते 6 महीनों के फ़ोन कॉल का रिकॉर्ड खंगाल रही है। और अगर इनमें मिलने वाले नामों की विरुद्ध कार्रवाई हो सकी तो इससे बड़े धमाके फूटेंगे। विकास दुबे के संबंध हर पार्टी के नेताओं से है, ऐसा बताया जा रहा है। वो 2 बार ग्राम प्रधान रहा और 1 बार जिला पंचायत का सदस्य भी रहा है। राजनीति की मुख्य धारा में कूदने की उसकी चाह ने उसे राजनीतिज्ञों की गोद में ले जाकर बैठा दिया था। शुरू में वो समाजवादी पार्टी से नज़दीकी रखता था, बाद में वो बीएसपी में शामिल हो गया। बीएसपी के टिकट और खुद की जेब के पैसे के दम पर ही वो ज़िला पंचायत का सदस्य निर्वाचित हुआ था। एक वीडियो में वो बीजेपी के 2 विधायकों के नाम भी बता रहा है जिन्होंने उसकी मदद की। बीएसपी की बात करें तो उसमें उसे लाने वाले उन्नाव लखनऊ अंचल के दबंग ब्राह्मण नेता ब्रजेश पाठक थे। बताते हैं कि ब्रजेश पाठक ही गोरखपुर के माफिया हरिशंकर तिवारी और उनके पुत्रों को बीएसपी में लाए थे। हरिशंकर तिवारी गोरखपुर की चिल्लू पार विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे हैं। ब्रजेश पाठक फिलहाल योगी सरकार में कानून और ग्रामीण अभियांत्रिकी के कैबिनेट मंत्री हैं।
वो 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए थे और लखनऊ सेंट्रल की विधानसभा सीट से पार्टी टिकट पर निर्वाचित हुए। राजनीति के जानकार बताते हैं कि विकास दुबे अब ब्रजेश पाठक का पल्लू थामकर बीजेपी में शामिल होना चाहता था, लेकिन एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री की ना के चलते ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। उसका लक्ष्य 2022 में कानपुर की सीसा मऊ विधानसभा सीट से बीजेपी या बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ना था। तो विकास दुबे की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थीं और राजनीतिक दलों को उसकी जो आपराधिक क्षमताएं थी उनका इस्तेमाल करना था। तो बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, इन दोनों ने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन विकास दुबे को लगा कि अब समय बीजेपी का आ गया है, तो बीजेपी की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, बीजेपी में शामिल होना चाहिए, बीजेपी की राजनीति में सक्रिय होना चाहिए और उसने ब्रजेश पाठक का इस्तेमाल किया, ऐसा बताया जाता है। बीजेपी के 2 विधायकों का नाम भी उसने लिया था। इसका मतलब है कि धीरे धीरे उसने बीजेपी के अंदर अपनी पैठ बना ली थी, बीजेपी की सरकार में पैठ बना ली थी, मंत्रियों के बीच में अपनी जगह बना ली थी और जाहिर है कि उसका इस्तेमाल वो अपने आपराधिक साम्राज्य को चलाने के लिए करता था, पुलिस पर धौंस बनाने के लिए करता था, पुलिस को भी अपने साथ उसने जोड़ लिया था। तो इस तरह से सत्ता का इस्तेमाल वो कर रहा था और सत्ता उसका इस्तेमाल कर रही थी। दोनों के जो ये आपसी संबंध हैं वो जाहिर है कि इस आपराधिक गठजोड़ को आगे बढ़ा रहे थे और वो इसकी वजह से उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था, महत्वाकांक्षा थी, आत्मविश्वास बढ़ गया और उसने 8 पुलिस वालों की हत्या जैसा बड़ा कांड अंजाम दे दिया। अगर वो इस तरह के काम में शामिल ना हुआ होता तो क्या पता हम ये देखते कि अगले चुनाव में विकास दुबे बीजेपी की किसी सीट से बीजेपी का उम्मीदवार होता और चुनकर उस सत्ताधारी दल में, या हो सकता है हार भी जाता है या हो सकता है बीजेपी भी हार जाती, लेकिन वो चुनाव में उतर पड़ा होता। तो ये एक पूरी राजनीति का खेल है जिसमें अपराधियों का गठजोड़ होता है। अब ये राज खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे ये देखने की बात है। कितनी जांच होती है, निष्पक्ष जांच होती है कि नहीं। प्रियंका गांधी से सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन हम जानते हैं कि सीबीआई भी कितनी निष्पक्ष है। सीबीआई अब वो पिंजरे में बंद तोता है जो सरकार की ज़ुबान बोलती है, इसलिए वो भी संभावना कम है। हाँ, अगर दूसरे पार्टी की सरकार आए और वो इसको अंदर तक जांच करवाए तब संभव है, लेकिन दूसरी पार्टियों के संबंध भी तो अपराधियों के, इस तरह के अपराधियों से हैं, वो भी अपराधियों का इस्तेमाल चुनाव में, राजनीति में करती हैं और ये हमारी राजनीति का एक कड़वा, बहुत ही कलंकित पक्ष है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। वरिष्ठ अभिनेता और मशहूर कॉमेडियन जगदीप का निधन हो गया है। उन्होंने बुधवार शाम मुंबई स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। वो 81 साल के थे। जगदीप कैंसर से पीड़ित थे और उम्र संबंधी समस्याओं से भी लड़ रहे थे। अभिनेता जगदीप ने बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में किरदार निभाए। शोले फिल्म में उनके सूरमा भोपाली के किरदार को काफ़ी याद किया जाता है, बल्कि उसी की वजह से उनकी एक छवि बन गई, उसी के पहचान बन गई। अंदाज़ अपना अपना में भी उनके काम को खूब पसंद किया गया। जगदीप ने करीब 400 फिल्मों में काम किया था। उनका असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफ़री था। उनका जन्म 29 मार्च 1939 में हुआ था। मशहूर अभिनेता जावेद जाफ़री और नावेद जाफ़री उनके बेटे हैं। जगदीप ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत 1951 में बी.आर. चोपड़ा की फिल्म अफसाने से की थी। इस फिल्म में जगदीप ने बतौर बाल कलाकार काम किया था। इसके बाद वो अब दिल्ली दूर नहीं, मुन्ना, आर पार, 2 बीघा ज़मीन और हम पंछी एक डाल के में नज़र आए। वर्ष 1953 में फिल्म 2 बीघा ज़मीन में जगदीप ने जूते पॉलिश करने वाले लालू उस्ताद की भूमिका निभाई। तो शम्मी कपूर की 1968 में आई फिल्म ब्रह्मचारी ने उन्हें एक हास्य कलाकार के तौर पर स्थापित कर दिया। जगदीप के चले जाने से बॉलीवुड में शोक की लहर है। सभी कलाकारों ने ट्वीट करके दुख जताया है। सत्य हिंदी की तरफ से हम भी दुख जताते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जगदीप को। और अब बुलेटिन ख़त्म करने से पहले आपको कोरोना से संबंधित ताज़ा तरीन जानकारी दे देते हैं। देश में एक दिन में करीब 25,000 नए मामले आए हैं और ये एक नया रिकॉर्ड है एक दिन में मामले आने के संबंध में। देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7,67,000 के पार पहुंच गया है।
भारत में कुल 1 करोड़ 7 लाख से अधिक टेस्टिंग अब तक हो चुकी है, जो बहुत कम है अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 20 लाख से अधिक हो गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और शुरू में जो मैंने आपसे निवेदन किया था उसका भी ध्यान रखेंगे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।